हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, हमारे चैनल के माध्यम से आपको सीटेट की अच्छी से अच्छी तैयारी कराई जा रही है। आपके मॉक टेस्ट भी स्टार्ट होने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आज की वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों एनसीएफ 2005 के बेहद 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। इस वीडियो में दोस्तों एनसीएफ 2005 के इतने बेहतर कंटेंट के साथ आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। संपूर्ण विश्लेषण एनसीएफ 2005 का संपूर्ण विश्लेषण करके उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और जो अभी तक मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं इस वीडियो के जो पीडीएफ होते हैं दोस्तों वहीं पर डालता हूँ। तो दोस्तों बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए उन दोस्तों के पास जो पेड कोर्स नहीं खरीद सकते और ना ही किसी पेड वीडियो को देख सकते हैं। तो उनके लिए मैं दोस्तों फ्री क्लासेस चला रहा हूं, तो आप बढ़ते रहिए दोस्तों। शुरू करते हैं दोस्तों अपनी क्लास बिना टाइम गवाए। एनसीएफ 2005 का पूरा नाम क्या है। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है एनसीएफ 2005 का पूरा नाम क्या है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फाइल, नेशनल क्लास फ्रेमवर्क, नन ऑफ एबव, इनमें से कोई नहीं। यानी कि दोस्तों एनसीएफ का फुल फॉर्म पूछा है। तो दोस्तों आपके पेपर में ऐसे ही ऑप्शंस आएंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने से पहले हम क्यों ना इसको पढ़ लें कि वो कंफ्यूजन पैदा ना हो। तो इसलिए एनसीएफ का दोस्तों फुल फॉर्म होती है दोस्तों नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी एन से होता है नेशनल, सी से होता है करिकुलम और एफ से होता है दोस्तों क्या, फ्रेमवर्क, जिसे हिंदी में कहते हैं दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो एनसीएफ की जो फुल फॉर्म हो गई दोस्तों नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से एनसीएफ की संचालन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन दोस्तों हर बार किसी ना किसी टेट या सीटेट वाले एग्जाम में पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्या पता आपके भी में आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्न में से एनसीएफ की संचालन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। यानी कि दोस्तों एनसीएफ चलाने के लिए या संचालन के लिए एक समिति बिठाई गई थी या बनाई गई थी, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर यशराज, प्रोफेसर यशराम, प्रोफेसर यश कुमार। दोस्तों ऐसे ही ऑप्शन आएंगे आपके पेपर में कि आपको यश यश तो याद आएगा कि हाँ यार यश तो था, यश तो चारों में है, उसके पीछे पाल था या राज था या राम था या कुमार था, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए और मेरे पास आइए। तो प्रोफेसर यशपाल इसके राइट आंसर हो जाएंगे। एनसीएफ की संचालन समिति का गठन यशपाल की अध्यक्षता में किया गया था। प्रोफेसर यशपाल ने दोस्तों कहा था कि कक्षा 3 से 12 के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम के शैक्षिक परिदृश्य का नया आकार हम इस एनसीएफ में करेंगे। ठीक है, तो एनसीएफ की संचालन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, प्रोफेसर यशपाल। पीछे याद रखना दोस्तों पाल है, ना तो यशराज है, ना यश राम है, ना यश कुमार है, क्या है दोस्तों यशपाल। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ये वाला भी। एनसीएफ संचालन समिति में कुल कितने सदस्य थे। अभी हमने पढ़ा कि संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे दोस्तों, यशपाल। कौन दोस्तों, यशपाल।
पाल। तो इसी में दोस्तों अब पूछा गया है कि उस समिति में कुल कितने सदस्य थे। आपके ऑप्शन दे रखे हैं 33, 34, 35, 36, ऐसे ही आपके ऑप्शंस आएंगे, फिर वहाँ पर कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए थोड़ी सी मेहनत कर लो दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा। एनसीएफ संचालन समिति के जो कुल सदस्य थे कितने थे? 35। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इतना ही करना है आपको। आप पढ़ाने की जिम्मेदारी तो मेरी है। एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक की प्राथमिक शिक्षा की भाषा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? स्थानीय भाषा, विदेशी भाषा, कठिन भाषा या कोई भी भाषा। क्या दोस्तों, आप एक बालक को पढ़ा रहे हो प्राथमिक शिक्षा की, तो आप उसे किस भाषा में पढ़ाओगे? कठिन भाषा में पढ़ाओगे? नो दोस्तों। विदेशी भाषा में पढ़ाओगे? नो दोस्तों। किसी भी भाषा में पढ़ा लोगे? नो दोस्तों। तो आप उसकी स्थानीय और मातृभाषा में पढ़ाओगे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक की प्राथमिक शिक्षा की जो भाषा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए दोस्तों? स्थानीय भाषा या फिर मातृभाषा, ठीक है, याद रखना दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। बालकों की शिक्षण प्रक्रिया एनसीएफ के अनुसार कैसी होनी चाहिए? बालकों की शिक्षण प्रक्रिया एनसीएफ के अनुसार कैसी होनी चाहिए? रटंत पद्धति से युक्त होनी चाहिए? नहीं दोस्तों। रटंत पद्धति से मुक्त होनी चाहिए? यस दोस्तों। तनाव व बोझ से युक्त होनी चाहिए? नो दोस्तों। इनमें से कोई भी नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर रटंत पद्धति से हम किसी बच्चे को पढ़ाएंगे तो उसमें रटंत विद्या का आगमन हो जाएगा, जो कभी फलती नहीं है, इसलिए इससे तो कभी नहीं पढ़ाएंगे। रटंत पद्धति से मुक्त पढ़ाएंगे। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन दोस्तों के पास जो हर बार सीटेट में 2 या 4 नंबर से रह जाते हैं। उनके लिए ये सीरियस वाली क्लास होने वाली है। आपके एनसीएफ से संबंधित सभी क्वेश्चन इसी में से बनने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, देखिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयी ज्ञान को जोड़ना चाहिए। आपके ऑप्शन दे रखे हैं बाहरी स्कूली जीवन से, कक्षा से, परिवार से, उपरोक्त में से कोई नहीं। एनसीएफ 2005 में बताया गया था दोस्तों कि विद्यालय ज्ञान को किससे जोड़ना चाहिए दोस्तों? कक्षा से, परिवार से। कक्षा से तो होगा ही होगा, परिवार से होगा ही होगा। दोनों, अगर दोनों दोस्तों ये दोनों ऑप्शन किस में बता समाहित हैं? बाहरी स्कूल जीवन में समाहित हैं। यानी इन दोनों ऑप्शन से बेटर तो ये वाला ऑप्शन है ना, बाहरी स्कूली जीवन से, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बच्चे को विद्यालय ज्ञान के अलावा बाहरी स्कूली ज्ञान को समझाएंगे तो उसको पढ़ने में मज़ा आएगा, एनवायरनमेंट को भी समझेगा और रटंत विद्या से मुक्त होगा और अच्छे से देखकर, सुनकर, समझकर सीखेगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा और आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। आपके ऑप्शन दे रखे हैं बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना, बालकों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, गणना करने की क्षमता का विकास करना, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अब एक बात बताइए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूप में विज्ञान शिक्षण का जो उद्देश्य होना चाहिए कैसा होना चाहिए? क्या लोकतांत्रिक होना चाहिए? दोस्तों लोकतांत्रिक विज्ञान के लिए तो जरूरी नहीं है।
गणना करने की क्षमता का विकास होना चाहिए दोस्तों, विज्ञान के लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन दोस्तों विज्ञान को क्या चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए ना। तो बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति यानी कुछ करने की, कुछ सीखने की जो प्रवृत्ति होती है वो अगर है तो सबसे बेस्ट है। तो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा में विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके मेरे लिए एक छोटा सा कमेंट जरूर करना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। कौन सी समझ से, संज्ञानवाद से, रचनावाद से, अनुदेशन से या उपरोक्त सभी से। दोस्तों राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क जो एनसीएफ 2005 है तो उसने दोस्तों सबसे ज़्यादा समझ जो विकसित की है किससे की है दोस्तों, रचनावाद से, क्रिएटिविटी से। यानी कि दोस्तों राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 हमें समझाता है कि हमें हर बच्चे को क्रिएटिव बनाना है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव होना चाहिए। रचनावाद यानी क्रिएटिविटी, जिज्ञासुपूर्ण जो बालक होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों याद रखना, पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ किसके प्रति व्यक्त की थी, रचनावाद के प्रति। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से विश्लेषण कर लेते हो तो आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे सब कुछ पढ़ाए हुए से मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और शेयर ज़रूर कीजिए उन दोस्तों के पास जिनकी ज़िंदगी दांव पर लगी है। यानी कि दोस्तों जो 2 से 3 बार से सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, 2 या 3 नंबर से रह जाते हैं, तो उनको भी शेयर कीजिए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, स्वयं करके सीखने पर, रटने की प्रक्रिया पर, समस्या हल करने पर। दोस्तों इनमें से सबसे बेस्ट आपको भी पता है कि स्वयं करके सीखने पर सबसे ज़्यादा बल देता है। कुछ भी चीज़ हो दोस्तों अगर स्वयं करके देखोगे, यानी आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी स्वयं करके देखोगे, यानी कि दोस्तों दूसरे पर निर्भर ना रहकर, यानी कि दोस्तों आप ये ना सोचें कि मुझे उसी टाइम याद आ जाएगा, आपको अभी से कुछ ना कुछ करके सीखेंगे तो आपका जो सीटेट एग्ज़ाम है अच्छे नंबरों से क्वालिफाई होगा। मैं तो भगवान से यही दुआ करता हूँ कि आपका जो सीटेट एग्ज़ाम है अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो दोस्तों। तो आप भी मेरे लिए दुआ कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, एनसीएफ 2005 में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आ सकता है आपके एग्जाम के लिए। स्टार लगा देता हूँ इस क्वेश्चन पर तो, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं 6, 5, 4 या 3। तो दोस्तों एनसीएफ 2005 में कुल अध्याय दिए गए थे कितने, 5। वो भी कौन कौन से दोस्तों, 5 अध्याय दिए गए थे। फर्स्ट था दोस्तों शारीरिक विकास से संबंधित, ठीक है। सेकंड था आपका दोस्तों जीवन ऊर्जा के विकास से संबंधित, ठीक है। सब चीज़ को लिख नहीं सकता दोस्तों, आप सुनकर समझने की कोशिश करें, ठीक है। तीसरा था दोस्तों भावनात्मक विकास से संबंधित। चौथा था दोस्तों मानसिक विकास से संबंधित। पांचवा था दोस्तों मानसिक विकास से संबंधित। तो आपको सभी ऐसे ही 500 जो पाठ्यक्रम है याद होने चाहिए। तो एनसीएफ 2005 में कुल अध्याय कितने थे दोस्तों, 5। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र या शीर्षक या उद्देश्य क्या था। एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य शीर्षक क्या था। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, शिक्षा बिना प्रयास के कभी की जा सकती है, नो ब्रो। शिक्षा बिना शिक्षक के की जा सकती है, नो चांस।
शिक्षा रटने के साथ की जा सकती है? नो, नेवर। आप हमेशा नेगेटिव वर्ड को ऐसे काट दिया करो। शिक्षा बिना बोझ के जरूर दी जा सकती है। शिक्षा बिना बोझ के, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? क्या बैग का वजन कम करके शिक्षा दी जा सकती है? दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। शिक्षा को, ज्ञान एक ऐसा रूप है दोस्तों, अगर विद्यालय में दिया जा रहा है और विद्यालय से बाहर दिया जा रहा है तो कहीं से भी ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों विद्यालय में ज्ञान दिया जा रहा है, उसे बाहरी ज्ञान से जोड़कर पढ़ाएंगे तो शिक्षा बिना बोझ के बन जाएगी। शिक्षा एक बोझ नहीं रहेगी। यानी बच्चे समझते हैं कि शिक्षा तो यार एक बोझ की तरह है, यानी पढ़ना तो पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आप उसे उद्देश्यपूर्ण भाव बाहरी जीवन से जोड़ के, उनके पारिवारिक जीवन से जोड़ के, उनके वातावरण से जोड़ के पढ़ाओगे तो उनको यह कभी बोझ नहीं लगेगी, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? शिक्षा बिना बोझ के। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, आप दोस्तों टेलीग्राम के लिए मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है मैंने। टेलीग्राम से जुड़ जाना सभी लोग, पीडीएफ वहीं पे डालता हूँ मैं। एनसीएफ 2005 की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? एनसीएफ 2005 की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आपके ऑप्शन दे रखे हैं सभ्यता और शिक्षा, सभ्यता की प्रगति, सभ्यता और प्रगति, और प्रगति के साथ सभ्यता। तो एनसीएफ 2005 की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति वर्ड से होती है, ऑप्शन सी। दोस्तों आप सोच रहे हो कि सभ्यता की प्रगति भी लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। की और सभ्यता और प्रगति दोनों अलग अलग हो जाएंगे, सभ्यता की प्रगति एक ही हो जाएगा। सभ्यता और प्रगति, आप वर्ड पर ध्यान दिया करो दोस्तों, ऐसे नहीं है छोटी छोटी चीज़ों से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, फिर निराश होना पड़ता है। इसलिए थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ा सा सोच के अगर आप करोगे तो पक्का 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 100% कर पाओगे। सभ्यता और प्रगति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, गणित का उद्देश्य एनसीएफ 2005 में क्या बताया गया है? आपके ऑप्शन दे रखे हैं गणना करने की क्षमता का विकास, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखना, मानसिक जागरूकता का विकास करना। तो गणित का उद्देश्य एनसीएफ 2005 में क्या बताया गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गणना करने की क्षमता का विकास करना। दोस्तों अभी बताया था लोकतांत्रिक मूल्य पॉलिटिकल से संबंधित है, सांस्कृतिक विरासत दोस्तों कल्चर से संबंधित है, मानसिक जागरूकता दोस्तों किससे संबंधित है? पेडागोजी से संबंधित है, सीडीपी मनोविज्ञान से संबंधित है। लेकिन गणना करने की क्षमता किससे संबंधित है दोस्तों? गणित से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, रीट में 2 बार पूछा गया, सुपर टेट में 3 बार और आपके सी टेट में इस बार आने वाला है, लिख के रख लो, ठीक है। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं नेता के रूप में, शासक के रूप में, भाई के रूप में या सुविधादाता के रूप में। क्या एक शिक्षक नेता बन के पढ़ा सकता है? नो दोस्तों। शासक के रूप में पढ़ा सकता है? नो। भाई के रूप में पढ़ा सकता है? नो। सुविधादाता के रूप में पढ़ा सकता है। अगर बच्चे को किसी चीज़ की ज़रूरत है और वो शिक्षक ने पूरी कर दी तो बच्चा इतना पढ़ेगा दोस्तों कि किसी के रुकने से भी नहीं रुकेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, समझिए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। यदि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा के शिक्षक उपलब्ध ना हो तो संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत स्थानीय शिक्षा अधिकारियों को भाषा विकास के लिए सुविधा उपलब्ध कराने का अधिकार है? क्वेश्चन में दिया गया है कि आपकी जो मातृभाषा है हिंदी, लेकिन दोस्तों आपके प्राथमिक स्कूल में हिंदी भाषा का कोई भी टीचर नहीं है, तो आप शिक्षा अधिकारियों को कौन से अनुच्छेद के तहत शिकायत कर सकते हैं? तो वो दोस्तों आर्टिकल 350 होता है, ठीक है। याद रखना दोस्तों, अगर ऐसी जरूरत पड़ जाए आपको तो कौन सा अनुच्छेद लगा दोगे आप? 350, 350 अनुच्छेद, आर्टिकल
315। ठीक है, तो आप इस अनुच्छेद के तहत उन अधिकारियों से शिकायत कर सकते हैं और उनसे इस चीज़ के लिए सुविधा उपलब्ध कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों देखिए क्या है। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के, अभी मैंने पढ़ाया शिक्षा बिना बोझ के, विचार कब आया था? ठीक है, आपके ऑप्शन लिखे हुए हैं 1998 ईस्वी में, 1993 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में या 1947 ईस्वी में। तो दोस्तों जो शिक्षा बिना बोझ के जो विचार कब आया था दोस्तों? 1993 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के, आपको मैंने अर्थ समझा दिया कि शिक्षा है वो बिना बोझ के नहीं लगनी चाहिए। यानी कि जो शिक्षा है बच्चे को ऐसी नहीं लगनी चाहिए कि ये मेरे ऊपर एक बोझ है। शिक्षा में ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ तो एक तरह से बोझ है। यानी शिक्षा को बाहरी जीवन से जोड़ के पढ़ाओ और शिक्षा बिना बोझ के पढ़ाओ, समझाओ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 1993 हो जाएगा। शिक्षा बिना बोझ के जो विचार था कब आया था दोस्तों? 1993 ईस्वी में आया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया है? आपके ऑप्शन लिखे हुए हैं सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन या फिर सभी। तो दोस्तों आपको पता ही है इसका राइट आंसर क्या होगा। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया है? सभी को सुझाया गया है दोस्तों। खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन होना चाहिए, सतत मूल्यांकन होना चाहिए, सामूहिक कार्य करके मूल्यांकन होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। अगर आप इनका विश्लेषण कर लेते हो तो आपको थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है एनसीएफ 2005, आरटी 2009, एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। बताइए दोस्तों इनमें से क्या हो सकता है? जी हाँ, हम क्या पढ़ रहे हैं? एनसीएफ 2005। अगर ऑप्शन में तीनों आ जाएं दोस्तों आप खुद बोलोगे कि 2009 ही होगा। और फिर एनईपी है दोस्तों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी? 2020 में। तो कई तो इसे भी करेंगे, ठीक है, इसे भी करेंगे। लेकिन दोस्तों विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज कौन सा है? एनसीएफ 2005। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से उन कंफ्यूजन वाले डाउट को क्लियर कर लीजिए मेरे साथ जुड़ के। ठीक है, इसका राइट आंसर एनसीएफ 2005 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था? मानव संसाधन विकास एमएचआरडी, रेल मंत्रालय, अधीनस्थ बोर्ड। दोस्तों आप भी जानते हो इन दोनों का तो कोई संबंध नहीं है। किस मंत्रालय की पहल पे? एनसीएफ दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय दोस्तों शिक्षा से संबंधित सभी नियम कानून बनाता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कौन बनाता है? मानव संसाधन विकास बनाता है। इसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों क्या है? इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट। ठीक है, MHRD इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। जिसका दोस्तों अभी 2020 में इसका जो नाम चेंज करके क्या कर दिया है दोस्तों? शिक्षा मंत्रालय। क्या कर दिया है? शिक्षा मंत्रालय। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 2020 में नई पॉलिसी बनाई गई। 29 जुलाई 2020 को श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका जो नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला आपकी स्क्रीन पर देखिए। एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों में अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया है? अज्ञात से ज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात और मूर्त से अमूर्त की ओर, दोनों में होगा दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों में अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया? दोनों में दिया गया था। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। करिकुलम शब्द का अर्थ होता है दोस्तों पाठ्यक्रम। जो आप पढ़ रहे हैं सीटेट का,
करिकुलम किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का, हिंदी भाषा का, उर्दू भाषा का, फ्रेंच भाषा का है? तो दोस्तों आप इसका आंसर तो मुझे कमेंट्स में ही बताना है, ठीक है। मैं कमेंट में देखूंगा किसका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला आपकी स्क्रीन पर दोस्तों NCF 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। SCERT उदयपुर, SIERT उदयपुर, NCERT नई दिल्ली या NHRD दिल्ली, ठीक है। तो आप इसको NCF और NCERT ऐसे याद रख लेना, क्योंकि दोस्तों इसकी जो कार्यशाला है कहाँ पर स्थापित की गई थी? NCERT नई दिल्ली, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन C हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से NCF 2005 में किस बात पर बल दिया गया है? विज्ञान के लिए शिक्षा, विकास के लिए शिक्षा, शांति के लिए शिक्षा या सभी के लिए शिक्षा? बताइए 23 में क्या हो सकता है दोस्तों? आप करोगे सभी, दोस्तों बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, NCF 2005 में सबसे ज़्यादा जो बल दिया गया था दोस्तों शांतिपूर्ण शिक्षा पर। वैसे तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन आप सोचोगे दोस्तों विज्ञान के लिए क्यों नहीं दिया गया, विकास के लिए क्यों नहीं दिया गया? इसके लिए दोस्तों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक रूल बनाए गए हैं, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बनाए गए हैं। लेकिन दोस्तों विकास के लिए शिक्षा ये NCF में नहीं कहा गया। हाँ, विज्ञान के लिए शिक्षा जरूर कहा गया है, लेकिन थोड़ा बहुत कहा गया है, तो सभी तो हम कर नहीं सकते। और इससे बेटर ऑप्शन क्या है? शांति के लिए शिक्षा, शिक्षा बिना बोझ के, उसका निबंध ही है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, अगर कोई आपके डाउट्स हैं दोस्तों तो आप मुझे कमेंट कर दिया करो, मैं कमेंट में आपके जो डाउट्स हैं उनको बता दिया करूँगा, ठीक है। NCF 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे? कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो, ये दिया गया था। प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा को ऐच्छिक कहा जाए या कक्षा 12वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कक्षा 10वीं की जो परीक्षा है दोस्तों उसको ऐच्छिक कर दिया गया था। NCF 2005 में एक सुधार किया गया था, जिसके तहत दोस्तों कक्षा 10वीं की परीक्षा को ऐच्छिक बना दिया था। जिसकी इच्छा होगी वही पास करेगा, उसके लिए अनिवार्यता नहीं दी गई थी, ठीक है। तो NCF 2005 में ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला आपकी स्क्रीन पर, पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? शिक्षक की सुविधा के लिए, शिक्षक के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, बालकों को पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु, इनमें से कोई नहीं। पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है दोस्तों? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु। पाठ्यक्रम से क्या दोस्तों शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति होता है। आपने लक्ष्य और उद्देश्य बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। जब तक लक्ष्य नहीं होगा तब तक आपके उद्देश्य नहीं होंगे, जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। तो शिक्षा के उद्देश्य तभी प्राप्त होंगे जब आपका पाठ्यक्रम बना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, NCF 2005 में सुझाव दिया गया कि सूचना को क्या मानने से बचा जाए? ज्ञान, सूचना या समझ? NCF 2005 में सुझाव दिया गया कि सूचना को क्या मानने से बचा जाए। तो दोस्तों सूचना को ज्ञान कभी नहीं मानना चाहिए। आप यह ध्यान रखना, अगर आपको सूचना मिल गई दोस्तों कि आपके CTET की वैकेंसी 2023 में आ रही है, CTET से संबंधित KVS की जो वैकेंसी आ रही है 2024 में आ रही है, तो क्या दोस्तों इससे हम ज्ञान समझेंगे? सूचना को कभी ज्ञान नहीं समझना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये साफ साफ NCF 2005 में लिखा गया है कि सूचना को कभी ज्ञान नहीं समझना चाहिए। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड कमेंट से भर दिया करो यार, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला आपकी स्क्रीन पर, NCF 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना, अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना,
रटने को महत्व प्रदान करना। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का जो मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व को मानसिक स्वास्थ्य के लिए विकसित करना होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय से जोड़ने का जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, अपनी जो संस्कृति जो विरासत है उसको प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। ठीक है, कला के क्षेत्र में सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है। शिक्षित एवं अप्रेरित शिक्षकों को, बालकों के लिए ज्ञान संदर्भ में संरचित अनुभवों को, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को, या भौतिक संसाधनों को। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। जी हाँ, एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत जो महत्व दिया गया था, किसे दिया गया था, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम के सुधार को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेन चीज है दोस्तों, एनसीएफ किस लिए बनाए गए हैं दोस्तों, फ्रेमवर्क, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, अनुभव के लिए। तो दोस्तों ऑप्शन सी। ऐसे थोड़ा बहुत अनुभव मतलब अनुमान लगाया करो। दुनिया का सबसे बड़ा जो सेंस है दोस्तों, कॉमन सेंस है। अगर आपके अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन सेंस है ना, तो आप सबसे उस भीड़ से बहुत अलग हो जाएंगे। ठीक है, बोलते हैं ना कॉमन सेंस की कमी है, तो दोस्तों वो सही बोलते हैं। कॉमन सेंस जिस इंसान में होगा वो सक्सेस इंसान होगा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा सेंस होता है कॉमन सेंस। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, यदि बच्चे फेल होते हैं तो वे दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, अपनी असफलता को, स्कूल की असफलता को, समाज की असफलता को, या परिवार की असफलता को। अगर दोस्तों आपके स्कूल के बच्चे फेल होते हैं, आप टीचर हो, आप एक स्कूल में पढ़ा रहे हो, गवर्नमेंट टीचर हो, ठीक है, तो आप अपनी सफलता को, मतलब बच्चे फेल हो गए तो किसी वजह से हुए हैं, स्कूल की वजह से, या फिर समाज की वजह से, या परिवार की वजह से। दोस्तों आपको पता है इसी जो सब कुछ है दोस्तों स्कूल के ऊपर ही आएगा, क्योंकि दोस्तों जो बाहरी ज्ञान मिलता है या अंदरूनी जो ज्ञान मिलता है किससे मिलता है, स्कूल से ही प्राप्त होता है। और बच्चे फेल हो रहे हैं उसका कारण क्या है, स्कूल की असफलता को दर्शाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए बच्चों जितनी हो जाए उतनी मेहनत करना और अपने स्कूल के एक भी बच्चे को फेल होने नहीं देना। आप इतना ऐसा उद्देश्य बना लीजिए आज से, अगर हम अच्छे शिक्षक बने, शिक्षक तो हो ही आप, अगर हम अच्छे शिक्षक जब ही बनेंगे जब हमारा एक भी बच्चा फेल नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक है, क्या है, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया, ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया, सीखना व्यक्ति विकास को प्रभावित करती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या है दोस्तों, सीखना ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है। सच है, ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया थोड़ी हो सकती है दोस्तों। सीखना व्यक्ति विकास को प्रभावित करती है, ये भी नहीं हो सकता। तो व्यक्ति विकास तो ऑटोमेटिक होता है, सीखना थोड़ी प्रभावित करेगा। सीखना तो एक पर्सनैलिटी पैदा करता है। ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया हो सकती है इसका सटीक आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या है, ज्ञान निर्माण की एक प्रक्रिया। आप सीख रहे हो तो क्या अंदर में ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, लेकिन दोस्तों सूचना को कभी ज्ञान मत समझना। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप अब तो हर किसी को बोल सकते हैं कि आपको सूचना मिली है, तो ये कोई ज्ञान नहीं है दोस्तों, अपने पास रखो। ठीक है, सूचना है तो सूचना के जरिए रखो, हमें तो ज्ञान लेना है। पुनीत क्लासेस धौलपुर को सब्सक्राइब करके फॉलो करके वहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ दोस्तों आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, और उन बच्चों के पास ज़्यादा शेयर कीजिए यहाँ पर दोस्तों जो 2-4 नंबर से हर बार क्वालिफाई नहीं कर पाते दोस्तों, तो उनके पास ज़रूर भेजिए जो पेड कोर्स नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, तो शेयर भी कर दीजिए, लाइक तो कर दिया होगा। थैंक यू, बाय बाय।